आज की क्लास में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की स्टडी करेंगे। हम ये जानेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या हैं। इन सारी चीज़ों को हम अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमें क्लास 12th में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, जितनी भी इलेक्ट्रिकल हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी मशीनरीज़ वर्क करते हैं हमारे फैक्ट्रीज़ में, ऑफिस में, ये सारी मशीनरीज़, ये सारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस हमारे अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करते हैं। तो हमें ये जानना है कि ये अल्टरनेटिंग करंट है क्या और ये डायरेक्ट करंट से कैसे डिफ़र करता है। तो हम लोग पीछे इलेक्ट्रिक करंट जब चैप्टर 3 पढ़े थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि डायरेक्ट करंट एक ऐसे टाइप के करंट को हम कहते हैं जिसके मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और वोल्टेज, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम। अगर टाइम चेंज भी हो रहा है, सर्किट को हमने कनेक्ट कर रखा है और उस सर्किट में हम एक सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट लगा के रखे हुए हैं, तो हम देखते हैं कि वो सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट हमें कांस्टेंट वोल्टेज या करंट की सप्लाई देता है एज द टाइम पासेस। तो अगर हम वर्टिकल एक्सिस में वोल्टेज या करंट को रिप्रेजेंट करें तो हम कहते हैं कि अगर हमारी एक सर्किट है जिस सर्किट में हमने लोड लगा रखा है और उस लोड के थ्रू हम एक सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट दैट इज सेल और बैटरी लगा रखे हुए हैं, तो हम देखेंगे इस लोड से जो करंट या वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड होगा वो टाइम पास होगा एंड रिमेन कांस्टेंट रहेगा। सो सच टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट जिसमें हमारे लोड के पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड एंड द करंट थ्रू द लोड विल रिमेन कांस्टेंट एज द टाइम पासेस, ऐसे टाइप के करंट को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, जिसका सोर्स हमारा क्या है, बैटरी या सेल। इस चीज़ को हम लोग, इस टॉपिक को हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। बट अल्टरनेटिंग करंट हमारा एक इस टाइप का करंट है जिस करंट को अगर हम डायरेक्ट करंट के सोर्स को चेंज करके अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा दे तो हम देखेंगे हमारे इस सर्किट के थ्रू जो करंट पास होगा, दैट करंट और दैट वोल्टेज इज वेरिंग वोल्टेज और वेरिंग करंट। मीन्स एज द टाइम पासेस इट्स वैल्यू चेंज कॉन्स्टेंटली, continuously its value get change with different values of time. Not only the value changes, it also reverse its direction. So हम ये देखते हैं कि वोल्टेज हो या करंट हो, अगर हमारा सोर्स अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा के रखा गया है सर्किट में, तो हम देखेंगे द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट गेट चेंजेस एज द टाइम पासेस and its value is not changes with time, it also reverses its direction. That is, अगर हम कह लें कि हमने अल्टरनेटिंग सोर्स लगा के रखा है तो एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू दिस रजिस्टर इज फ्रॉम A to B and after that fixed time it changes its path and the direction is from B to A. Means हम ये कह सकते हैं कि इस रजिस्टर के पास अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को सप्लाई का यूज़ करके, सोर्स अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स का यूज़ करके अगर इस सर्किट में रजिस्टर के पास से हम करंट पास करवाते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए हमारा जो करंट का डायरेक्शन होगा, तो अगर हम उसे ए से बी कंसिडर करते हैं तो हम देखेंगे जैसे ही वो टाइम ख़त्म होगा करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और अब करंट बी टू ए होगी। सो इस तरीके से हम देखेंगे द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज चेंजेज विथ टाइम। फॉर अ फिक्स टाइम इट इज़ फ्रॉम ए टू बी and from the other fixed time it is from B to A. It means the charges which is flowing through as the current flow will oscillate over this A to B point.
ठीक है, तो हमें यही जानना है कि ये अल्टरनेटिंग करंट इस डायरेक्ट करंट से कैसे डिफर करता है, और साथ में ये भी जानेंगे कि इस अल्टरनेटिंग करंट का इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों हमने डायरेक्ट करंट को छोड़ के अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ने के बारे में सोचा, साथ में अल्टरनेटिंग करंट इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है डायरेक्ट करंट से। तो देखते हैं, तो हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट के कुछ पॉइंट्स को नोट करते हैं। तो हम कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट इज changes its value, means its value changes with time के साथ इसकी वैल्यू क्या होगी, its value changes with time चेंज होगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी। it reverses its path, it reverses its direction आफ्टर फिक्स टाइम। ठीक है, तो हम कहेंगे एक तो इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, हर एक टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। पहले देखें, पहले एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 इसकी वैल्यू क्या थी, वोल्टेज या करंट की वैल्यू इस सर्किट में क्या होगी, 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हम देख रहे हैं वोल्टेज बढ़ता गया, करंट बढ़ता गया, और जब करंट और वोल्टेज मैक्सिमम रीच कर गया तो उसके बाद फिर डिक्रीज होने लगा, एंड नाउ द पाथ गेट चेंज, डायरेक्शन चेंज हो गया करंट का, और वो मैक्सिमम होने लगा देन मिनिमम होने लगा। तो ये दो चीज़ हम यहाँ पे नोट करते हैं। साथ में हम ये देखते हैं कि इट इज़ नॉट फिक्स, इट इज़ नॉट कांस्टेंट फॉर टू डिफरेंट टाइम, दो डिफरेंट टाइम्स के लिए ये क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जानी कि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होने वाला है और ये कैसे इस प्रोसेस को कर रहा है, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। तो हमें ये समझ में आता है कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि डायरेक्ट करंट की मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहती है, बट हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होती जाती है। डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन ऑफ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा फिक्स रहता है। डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन, करंट के फ्लो की डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहती है, बट अल्टरनेटिंग करंट में ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। तो इसका कैसे हम इसके यूज़ को देखेंगे, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम डीसी से उठ के अल्टरनेटिंग करंट एसी के बारे में जानने के लिए सोचे, तो ये हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि हम एसी का यूज़ क्यों करते हैं। तो हमें नेक्स्ट पॉइंट जो जानना है वो ये है कि वाई वी यूज़ अल्टरनेटिंग करंट इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट करंट। तो ऐसे बहुत सारे हमारे डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ हैं जहां हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट करंट से हमारा काम नहीं चलने वाला है और डायरेक्ट करंट उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे वर्क ही नहीं कर रहा है, तो हमने उसके लिए अल्टरनेटिंग करंट पढ़ी। अब ये देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की हमें ज़रूरत कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि जब हम वो लोग एक ऐसे सर्किट को देखें जो आरएलसी सर्किट हो। आरएलसी सर्किट का मतलब एक ऐसे सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस तीनों के तीनों हों। ऐसी सर्किट में हम देखते हैं हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में हर एक ऐसी सर्किट मिल जाती है जहां हमारा इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों के तीनों होते हैं। तो हम कहेंगे इन आरएलसी सर्किट द सिग्नल गेट डैम्प्ड आउट। हम देखते हैं कि अगर एक आरएलसी सर्किट हो तो उसमें जब हम सिग्नल देते हैं तो ये सिग्नल की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, डैम्प्ड हो जाती है, चेंज होनी शुरू हो जाती है और इसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। ये डैम्प्ड होने के पीछे रीज़न ये है कि हम आरएलसी सर्किट में जब भी करंट फ्लो होता है तो हम ये जानते हैं कि एज द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट देयर विल बी थर्मल रेडिएशन, एमिशन ऑफ हीट टेक प्लेस। तो हमारे हीट लॉसेस, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस होती है, तो और हीट लॉस होने के कारण इसमें क्या हो जाता है, डैम्पिंग आना शुरू हो जाता है। तो अगर हम कह लें कि अगर हम इसे अनडैम्प्ड बनाना चाहते हैं, अनडैम्प्ड बनाने का मतलब कि जितनी एनर्जी लॉस हुई है उतनी एनर्जी हमें फिर से मिल जाए और इसका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट, फिक्स एम्पलीट्यूड रहे। तो हम देखेंगे कि ऐसे कंडीशन पे अगर हम इसके एम्पलीट्यूड को फिक्स करना चाहते हैं, यहाँ देख रहे हैं
कि टाइम के साथ इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो हम कहेंगे यहाँ डैम्पिंग होना शुरू हुआ। टाइम के साथ मैग्नीट्यूड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वोल्टेज की मैग्नीट्यूड, एनर्जी की मैग्नीट्यूड, करंट की मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम उसे अनडैम्प्ड बनाना चाहते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट रखना चाहते हैं विथ टाइम, तो हमें एक सप्लाई देनी पड़ेगी एनर्जी की। तो जितनी एनर्जी हमारी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो रही है, उतनी एनर्जी हमें फिर से एक्सटर्नल सोर्स से देना पड़ेगा। अब अगर एक्सटर्नल सोर्स से हम एनर्जी दे रहे हैं, तो हमें मालूम है कि आरएलसी सर्किट में सिग्नल जो होता है वो पल्सुएटिंग होता है, ऑसिलेटिंग होता है, वो हमेशा अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। तो अगर ऐसे कंडीशन पे हम अगर डीसी सोर्स से एनर्जी देंगे, डीसी सोर्स से एनर्जी की सप्लाई करेंगे, तो डीसी सोर्स हम बैटरी और सेल हमेशा यूनि डायरेक्शन में करंट को या पोटेंशियल को सप्लाई करता है, तो वो हमारी नीड फुलफिल नहीं होगी। तो क्योंकि आरएलसी सर्किट ऑसिलेटिंग सिग्नल प्रोड्यूस करता है, सो ऐसे कंडीशन पे हमें ऑसिलेटिंग एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो अनडैम्प्ड से डैम्प्ड से अनडैम्प्ड हो जाए। सो ऐसे कंडीशन पे अगर ऑसिलेटिंग सप्लाई ऑफ एनर्जी करनी पड़ेगी, तो हमें एक ऑसिलेटिंग सोर्स चाहिए होगा। ऑसिलेटिंग सोर्स का मतलब एक बार वो लेफ्ट से राइट की तरफ करंट को भेज रहा हो, तो अगली बार वो राइट से लेफ्ट की तरफ करंट भेज रहा हो फॉर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, जो हम लोगों ने अभी अल्टरनेटिंग के ग्राफ में देखा था। तो इसका मतलब हमें आरएलसी सर्किट में किसकी ज़रूरत होगी, तो हम कहेंगे इन आरएलसी सर्किट वी रिक्वायर्ड अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज या तो अल्टरनेटिंग करंट के कंपोनेंट, हम अल्टरनेटिंग करंट के कंपोनेंट को कह सकते हैं, जो अभी मैंने कहा कि अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, हम कहते हैं एक सर्किट में वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल होता है, और साथ में उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट ड्राइव होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यही दो चीज़ों को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का कंपोनेंट कहेंगे। मीन्स द कंपोनेंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो हमें एक आरएलसी सर्किट चाहिए, तो उस आरएलसी सर्किट में हमें जो अल्टरनेटिंग करंट के कंपोनेंट चाहिए वो कैसे चाहिए, ऑसिलेटिंग। और ऑसिलेटिंग तभी होगा जब सोर्स हमारा अल्टरनेटिंग होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर होता है कि वाई वी रिक्वायर्ड अल्टरनेटिंग करंट। सेकेंडली हम ये जानते हैं कि हमारे जनरेटर में अगर हम देखें, जनरेटर मीन्स ऐसी चीज़ें जो अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करते हो, सोर्स ऑफ एनर्जी को जनरेट करते हो, तो उसके बारे में हम जनरेटर के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हम ट्रांसफार्मर को देखें, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसे डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके यूज़ से हम लो वोल्टेज एनर्जी को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं और हाई वोल्टेज एनर्जी को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हम लोग ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज एनर्जी को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टेप अप। एंड अगर हमने हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्टेप डाउन। सो इन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन एंड स्टेप अप प्रोसेस इज ओनली टेक प्लेस इफ देयर इज एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF or alternating source or alternating component will present in the circuit। तो हम कहेंगे ट्रांसफार्मर जो एक्शन करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेटिंग कंपोनेंट के एक्शन करता है। तो हम ट्रांसफार्मर के यूज़ में भी अल्टरनेटिंग करंट का अल्टरनेटिंग करंट के कंपोनेंट को देखते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे कि कैसे हमारा अल्टरनेटिंग करंट उसके लिए काम कर रहा है। नाउ अगर हम देखें तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हम लोग पीछे के चैप्टर में पढ़ रखे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अगर हमें इंड्यूस्ड EMF चाहिए, तो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी एक कॉइल जो फिक्स हो उससे मैग्नेटिक फील्ड हमें चेंज करना पड़ेगा। मीन्स अगर हमें इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करना हो, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देख रखा है, तो एक एरिया जो एक कॉइल जिसका फिक्स एरिया हो उससे मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होती है, तभी जाके उससे इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि हम लोगों ने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जाना है। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे चेंज कैसे कर सकते हैं, तो हम कहेंगे हम लोगों ने ये जाना है कि करंट जो होती है वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है।
when there is a current in the coil or a wire, there will be a magnetic field around the coil or a wire. So अब अगर करंट फिक्स होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसके अराउंड क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा. अब लेकिन हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड जो चाहिए हमें, वो कैसी चाहिए, कांस्टेंट फिक्स नहीं, ये वेरिंग चाहिए, बढ़ता और घटता होना चाहिए. तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इस वायर के थ्रू करंट की मैग्नीट्यूड को चेंज करके. कभी करंट जीरो हो, कभी करंट मैक्सिमम हो, करंट कभी मैक्सिमम और जीरो के बीच में हो. ऐसा अगर करेंगे तभी हमारी यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तभी हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो सकता है. तो अब ये करंट की मैग्नीट्यूड हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग करंट या वोल्टेज की मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर सकते हैं. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन process will only take place if there is a changing magnetic field. That is, induced EMF is only produced when there is a changing magnetic field, and this changing magnetic field is caused by changing current, and this current is occur in the alternating component, that is alternating current. तो ये हम लोगों ने जाना कि हमें अल्टरनेटिंग करंट की ज़रूरत क्यों पड़ी. तो अब हम देखेंगे कि अगर ये अल्टरनेटिंग करंट की ज़रूरत हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ में, वर्क मशीनरी वर्क इन वर्कशॉप और फैक्ट्री जो हम करते हैं उसमें हमें अल्टरनेटिंग करंट की ज़रूरत है. तो ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कैसे करा जाए, अल्टरनेटिंग करंट के कंपोनेंट को जनरेट कैसे करा जाए, इसी को हम लोग जानेंगे. तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या है. तो हम लोगों ने ये पाया कि डायरेक्ट करंट का सोर्स हमारा सेल या बैटरी है. अब हम ये देखेंगे हाउ टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ. ठीक है, तो अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ को देखेंगे हम लोग कैसे प्रोड्यूस किया जाता है. तो अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ, दैट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, एंड दैट डिवाइस इज अल्टरनेटिंग जनरेटर. तो आज हम इसी चीज़ को जानेंगे कि वो अल्टरनेटिंग जनरेटर है क्या, उस अल्टरनेटिंग जनरेटर का वर्क कैसे होता है, और वो कैसे हमारी अल्टरनेटिंग मीन्स टाइम वेरिंग वोल्टेज या टाइम वेरिंग करंट को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग कंपोनेंट प्रोड्यूस करते हैं. अल्टरनेटिंग कंपोनेंट का मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अब ये अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर वर्क कैसे करता है, कैसे इससे अल्टरनेटिंग कंपोनेंट को पाते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों की स्टडी अभी हम लोग करेंगे. तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है इंट्रोडक्शन कि इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग कंपोनेंट. अब अल्टरनेटिंग करंट कंपोनेंट प्रोड्यूस करने के लिए देखो बच्चों, ये जो प्रिंसिपल यूज़ करेगा तो हम बोलेंगे इन दिस अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर प्रिंसिपल यूजेज. किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो हम बोलेंगे इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या है बच्चों, कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है अगर फ्लक्स चेंज हो तो अभी इसको देखेंगे, साथ में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसके प्रिंसिपल पे काम करेगा, और साथ में हम इसके क्या बोलते हैं ये देखेंगे कि कैसे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिंक हो रही है. तो दो चीज़ को हम लोग जानेंगे कि हाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है. तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो क्या बोलते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, तो फ्लक्स के फॉर्मूले को देखा जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है B वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर. ओके, और हम लोग ये जानते हैं कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMF induced EMF is equals to minus d by rate of change of flux. कौन सा फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स. तो कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करा जाए और कैसे ये EMF को इंड्यूस करा जाए, इसी चीज़ को हम एसी जनरेटर में देखेंगे. तो इन एसी जनरेटर जो हमारा मैकेनिज़्म है वो ये है कि हम लोगों ने ये दो मैग्नेट ले रखा है. अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसे मैग्नेट कह लें कि दिस इज़ अ मैग्नेट ऑफ पोल नॉर्थ एंड दिस इज़ अ मैग्नेट ऑफ पोल साउथ. तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल के दो मैग्नेट को ले लें, और या तो हम कहें कि हमने करंट कैरिंग कॉइल दो रख दी है.
अगर दो करंट कैरिंग कॉइल रखेंगे तो एक एक्ट होगा एज अ नॉर्थ पोल एंड एक एक्ट होगा एज अ साउथ पोल। तो हम लोगों ने ये पहले से जान रखा है कि करंट कैरिंग कॉइल ऑलवेज बिहेव एज अ परमानेंट मैग्नेट एंड दैट इज बार मैग्नेट। तो ऐसे कंडीशन पे इसके पोल होंगे और इसके पोल होंगे। तो हम ये जानते हैं कि अगर पोल होंगे तो इनके बीच में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ पोर्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है तो ये देखा जाए कि हम मान लेते हैं कि ये हमने एक कॉइल ले रखा है, एक कॉइल कंसीडर कर ले। मान लिया जाए ये हमने एक लूप बना रखा है करंट कैरिंग कंडक्टर का, एक कंडक्टर ले रखा है हमने और उस कंडक्टर का मैंने एक लूप बना लिया। अब इस लूप में देखा जाए तो हमारे इस लूप का एरिया होगा और वो एरिया वेक्टर इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा इधर। और इसके अलोंग अगर मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही है तो हम कहते हैं एज द मैग्नेटिक फील्ड लिंक थ्रू दिस, इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लिंक जैसे होगी तो हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में यहाँ पे एंगल बन जाएगा, दैट इज बी और ए। और दिस मैग्नेटिक फील्ड बी ए, दिस एंगल इज कंसिडर्ड टू बी फ्लक्स। सो हमने ऐसा ही कॉइल उठाया, एक कंडक्टर का कॉइल लिया और उस कंडक्टर के कॉइल को मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया लाइक दिस मैनर। ये मैंने वायर लिया और इस वायर को ऐसे मैंने इसके ऊपर वुंड करा और यहाँ से फिर इस वायर को वापस ले लिए। तो यहाँ से हमने देखा कि ये वायर गया है और ये वायर वापस आया है। तो ये हमारा, हमने क्या कहा कि हमने एक कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। अब क्योंकि इस कॉइल को हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है और इस कॉइल का कुछ ना कुछ एरिया होगा, लेट द एरिया इज कंसिडर्ड टू बी ए, और उस ए को हम कह ले कि A is represented by area vector perpendicular to the surface. Now there is a magnetic field and the direction of magnetic field is taken from left to right or from right to left so that it makes some angle. Now this angle is theta. अब अगर हम ये कह ले कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से लिंक हुई है तो अगर हम इस कॉइल को रोटेट करेंगे तो हम देखेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड जो एरिया से लिंक हुई है वो क्या बना रही है, फ्लक्स। और वो फ्लक्स क्योंकि कॉइल रोटेट होगा तो धीरे धीरे वो फ्लक्स क्या करेगा, चेंज होगा। जैसे हम कह ले कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक नॉर्थ पोल लगा दिया, राइट साइड में एक साउथ पोल लगा दिया और इनके बीच में एक कॉइल रख दिया। तो कॉइल के ऊपर देखिए तो ये हमने कह लिया मेरा हाथ एक कॉइल की तरह से एक्ट हो रहा है, जिसके लेफ्ट साइड में एक मैग्नेट लगा हुआ है, राइट साइड में एक मैग्नेट लगा हुआ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है लाइक सो। अब अगर ये कॉइल ऐसे हो तो यहाँ पे कॉइल का एरिया वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर लेते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ है तो इस डायरेक्शन में। सो ऑन दैट केस फ्लक्स इससे लिंक होगा तो हम कहेंगे फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा, एंगल कितना हो रहा है इनके बीच में, 90 डिग्री। सो इस समय फ्लक्स लिंक नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे कॉइल घूमना शुरू होगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल भी चेंज होगा। और जब ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में यूं आ जाएगा तो हम देखेंगे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। सो देयर विल बी सम फ्लक्स एंड एज द कॉइल रोटेट द angle between B and A changes, and as angle between A and B changes, the flux through the link with the coil will also changes. And अगर ये फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो क्या कॉज कर देगा, इंड्यूस्ड EMF। तो अब इस कॉइल को रोटेट करवाने के लिए बच्चों हम लोगों ने यहाँ से एक मैकेनिकल सपोर्ट लिया। वो मैकेनिकल सपोर्ट AC जनरेटर में थ्रू टरबाइन भी हो सकता है। हम ये कह सकते हैं हम पैडलिंग भी कर सकते हैं, जैसे साइकिल की पैडलिंग होती है। तो इस तरह से हम कॉइल को मैकेनिकल एनर्जी लगा के रोटेट करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो दो मैग्नेट को अरेंज किया जिसके कारण बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई और उसमें एक कॉइल रखा हुआ है, उस कॉइल को हम मैकेनिकली रोटेट करवा रहे हैं। तो जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा वैसे वैसे उससे फ्लक्स चेंज होगा और वो फ्लक्स क्या कॉज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, वो फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो देखना बच्चों ये है कि मान लिया जाए कि हम फ्लक्स को कैंसिल कर लें, लेट द मैग्नेटिक फील्ड हेयर विल बी B,
और area of the coil is considered to be A. So as the coil rotate, the angle between A and B changes. हम मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, A और B के बीच में एंगल चेंज होगा, तो हम कहेंगे फ्लक्स जो लिंक होगी कॉइल से वो कितनी हो जाएगी, तो इट विल बी इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा. B is the magnetic field, magnitude of magnetic field. A is the area of this coil, and cos theta is an angle between A and B. Okay. Now अब देखना है कि ये जो थीटा है वो एंगुलर पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में. और ये क्योंकि हमारा कॉइल जो है वो रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी, मैकेनिकली हमने इस कॉइल को रोटेट करवाया विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. सो हम लोग ये जानते हैं ओमेगा का रिलेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से है, और वो क्या है, W इज इक्वल्स ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी. सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा टी. तो हम इस फॉर्मूले में बी ए कॉस थीटा के जगह पे क्या रख सकते हैं, बी ए कॉस ओमेगा टी. ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारा फ्लक्स का रिलेशन टाइम से हो जाए. तो हमने ये देखा है क्योंकि जब हम कॉइल को रोटेट करवाएंगे तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. सो एंगल जो होगा वो चेंज होता जाएगा, कभी 0 डिग्री, कभी 90 डिग्री, कभी 270 डिग्री, कभी 360 डिग्री. इस तरह से कॉइल का एंगल चेंज होता जाएगा, और वो एंगल किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है. तो इस फ्लक्स का रिलेशन हम लोगों ने किससे कर लिया, टाइम से, कि फ्लक्स इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके. नाउ अब आगे हम लोगों को देखना है कि जो टोटल फ्लक्स, क्योंकि ये कॉइल मान लिया जाए अभी हम लोगों ने एक वायर का कॉइल बनाया है, इसी तरह से अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ा दें और ये कह लें इफ नंबर ऑफ टर्न्स विल बी टेकन टू बी नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हम यहाँ पे n कर ले, इस कॉइल पे सिंगल वायर नहीं है, इसी तरह से हम लोगों ने n नंबर ऑफ टर्न्स बनाए हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो total flux linked with the coil will be equals to total flux linked with the coil for any given time will equals to n number of turns. एक के कारण इतना फ्लक्स, तो n के कारण n इंटू बी ए कॉस ओमेगा टी. तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला पाया फ्लक्स का. अब देखना हम लोगों को बच्चों ये है कि ये फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो कितना EMF इंड्यूस्ड होगा. तो अगर हम यहाँ पे इसको हम वर्किंग में लिख सकते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है. तो हम लोगों ने अभी जाना कि हमने कॉइल को मैकेनिकली घुमाया, और घुमाने से फ्लक्स उस कॉइल से टाइम के साथ चेंज होने लगा. अब टाइम के साथ चेंज होने लगा तो टोटल फ्लक्स, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स थे इसलिए n ए बी कॉस ओमेगा टी हो गया. सो EMF इंड्यूस जो होगा कॉइल में वो क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF बाई फैराडे लॉ. इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला क्या पाया है हम लोगों ने, E इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स. सो अगर हम इंड्यूस्ड EMF पाना चाहते हैं तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू यहाँ रख दें, तो हम कहेंगे दिस विल इक्वल्स टू E विच इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्या, तो हम कहेंगे एन ए बी कॉस ओमेगा टी. ठीक है. तो यहाँ से देखा जाए, इस चीज़ को मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा इज इक्वल्स टू डी बाई टी है, और नंबर ऑफ टर्न्स हम कह ले लेट द नंबर ऑफ टर्न्स विल बी n. ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स को. ठीक है. तो यहाँ पे देखेंगे अब हमारा नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, माइनस एन ए बी डी बाई डी टी ऑफ वट, इट विल बी कॉस ओमेगा टी. और कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो हम कहेंगे इट विल बी माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन ओमेगा निकल जाएगा. तो यहाँ से हमें जो EMF इंड्यूस मिला है वो क्या हो जाएगा, माइनस एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन कॉस क्या होता है, माइनस साइन, तो इस माइनस साइन को मैं यहाँ ले लिया तो प्लस साइन. तो ऐसे कंडीशन पे EMF की वैल्यू कितनी हो गई, तो हम कहेंगे EMF की वैल्यू हो गई एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी. ठीक है.
तो जो EMF इंड्यूस हुआ है कॉइल से वो कितना हो गया, NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये EMF कांस्टेंट है या टाइम वेरिंग है। तो हम कहेंगे क्योंकि यहाँ पे T है और ये T की वैल्यू चेंज होती जाएगी, कॉइल को हम रोटेट करेंगे तो टाइम के साथ एंगल चेंज होगा और एंगल चेंज होगा, टाइम के साथ एंगल चेंज होगा, इसका मतलब साइन की वैल्यू चेंज होगी। सो दिस EMF इज कंसिडर्ड टू बी डिपेंड ऑन टाइम एंड इट्स वैल्यू इज NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओके, सो अभी यहाँ पे हम देखें तो अगर हम साइन की वैल्यू, अगर टाइम साइन ओमेगा टी की वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू को पता करना चाहें तो हम कह सकते हैं व्हेन साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, मीन्स ओमेगा टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए। मीन्स हम ये कह सकते हैं ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए। सो व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1, और 1 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कब होती है, जब पूरे टाइम, अगर पूरे कॉइल को रोटेट करने में टोटल टाइम कैपिटल टी लग रहा है तो 90 डिग्री में टाइम कितना होगा, T इज इक्वल्स टू T/4 हो जाए। तो हम कहेंगे ऐसे कंडीशन पे E मैक्सिमम जो होगा, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ओमेगा टी को 1 लिख लिया जाए, और 1 कब होगा, जब ये एंगल 90 डिग्री हो, और 90 डिग्री कब होगा, जब टी की वैल्यू टाइम पीरियड बाई 4 हो। सो ऐसे कंडीशन पे ई मैक्सिमम की वैल्यू क्या मिलती है, इट विल इक्वल्स टू NAB ओमेगा। सो मैक्सिमम के लिए अब जो हम सिंबल यूज कर लेंगे वो ये सिंबल यूज कर लिया E0। सो इट इज रिटन एज NAB ओमेगा। तो अभी हम ऊपर वाले इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, इंड्यूस्ड EMF को मैं वो V लिख ले रहा हूँ, तो V एट गिवन टाइम इज इक्वल्स टू, ये E0 को V0 लिखा जा सकता है, V0, और बचा क्या है, साइन ओमेगा टी। तो हम लोगों ने पाया कि यहाँ पे जो वोल्टेज, अब जो हमें चाहिए था वोल्टेज वो कैसा चाहिए था, टाइम वेरिंग वोल्टेज चाहिए था। तो देखते हैं कि हाँ टाइम वेरिंग वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो ये हमने पाया कि वर्किंग के हिसाब से कि कैसे हम टाइम वेरिंग वोल्टेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं बच्चों कि क्या क्या यूज़ किया है हम लोगों ने। अभी एक चीज़ हमें ये समझना है कि अगर वोल्टेज ये है तो करंट क्या हो जाएगा, तो हम कहते हैं करंट एट गिवन टाइम इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने ये पहले से पढ़ रखा है, I इज इक्वल्स टू V/R, वेयर R इज कांस्टेंट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल इक्वल्स टू V0/R साइन ओमेगा टी। V के जगह पे हम लोगों ने V0 साइन ओमेगा टी पुट कर लिया। सो दिस विल एक्ट एज ए I0। सो द वैल्यू ऑफ करंट विल इक्वल्स टू IT इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि इस कॉइल से जो करंट निकल रहा है, ये इस कॉइल से जो करंट पाया उस करंट की वैल्यू ये है, और अगर उसे हम किसी रेजिस्टर से कनेक्ट कर दें तो हमने जब जैसे ही रेजिस्टर से कनेक्ट किया हमने ऑब्जर्व किया कि ये यहाँ इस रेजिस्टर से करंट प्रोड्यूस होने लगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक्सटर्नल सर्किट में इसका कनेक्शन कर रखा है जिसके कारण करंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वोल्टेज हमारी ये आई है। तो इस चीज़ को अभी हम फिर से एक बार पूरा समराइज करते हैं कि कैसे ये हमारा कॉइल काम कर रहा है, और वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू इन अल्टरनेटिंग जनरेटर क्या मिली। वोल्टेज की वैल्यू हम लोग जब देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, V0 साइन ओमेगा टी, वेयर V0 इज इक्वल्स टू NAB ओमेगा। व्हाट इज N, नंबर ऑफ टर्न्स in a coil. What is A, area of coil. What is B, magnetic field. And what is omega, it is the angular velocity with which the coil is rotating by mechanical energy. External mechanical energy से कितनी angular velocity से हम coil को rotate करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने कैलकुलेशन करा। सो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो हम ये पा रहे हैं कि हमने क्या किया है बच्चों। तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमने ये एक कॉइल है जो मूव कर रही है, तो इस कॉइल को, क्योंकि ये कॉइल रोटेट कर रही है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रोटर कॉइल। दूसरा, अगर हम मैग्नेट यहाँ पे लगा रखे हैं तो मैग्नेट को हटा के यहाँ पे एक कॉइल लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको डिफाइन किया कि कॉइल भी एक्ट होता है मैग्नेट के जैसा, तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये कॉइल फिक्स है तो इसलिए ये क्या कहा जाएगा, स्टेटर कॉइल। तो डिस्क्रिप्शन देखें तो डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है
कि देयर विल बी आर स्टेटर कॉइल। स्टेटर कॉइल क्या है? वो कॉइल जो स्टेशनरी है। एंड सेकंड इज रोटर कॉइल। रोटर कॉइल क्या है? वो कॉइल जो रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इस पोर्शन को इरेज करते हैं और इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं, ये आप देख सकते हो। हम लोगों ने एक इक्वेशन पाया। क्या इक्वेशन पाया है? एक्सप्रेशन जो मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड वोल्टेज का कैलकुलेट किया है, वो एक्सप्रेशन है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ एसी कंपोनेंट। एसी कंपोनेंट का एक्सप्रेशन हम लोगों ने पाया कि V वोल्टेज जो है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसको लिखेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी से, एंड जो करंट हमारा अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है दैट इज आई टी विच इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर V नॉट की बात करें तो V नॉट क्या था? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन द कॉइल, एंड दिस विल इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ कॉइल। सो आई नॉट को अगर निकाले तो आई नॉट क्या हो जाएगा? सो आई नॉट इज इक्वल्स टू एन ए बी ओमेगा अपॉन रेजिस्टेंस आर, जो सर्किट में हमने लगा रखा है। तो ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन पाया है इन एसी जनरेटर। नाउ अगर डिस्क्रिप्शन को देखें तो डिस्क्रिप्शन क्या है? तो हम कहेंगे डिस्क्रिप्शन पे हम लोगों ने पाया कि देयर इज ए स्टेटर कॉइल, एक स्टेटर कॉइल है, एक रोटर कॉइल है। अभी तक हम लोग ये नहीं जान पाए हैं कि क्या ये करंट अल्टरनेटिंग है या यूनिडायरेक्शनल है। अल्टरनेटिंग होगा तो बोथ डायरेक्शनल होगा, कभी लेफ्ट कभी राइट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अल्टरनेटिंग करंट होगा तो एक बार इस कॉइल में करंट इधर होगा और एक बार इस कॉइल में अगर इधर से करंट होगा तो ऐसे करंट जाएगा, ऐसे घूम के यहाँ पे आएगा। और अगर डायरेक्ट करंट होगा तो ये यूनिडायरेक्शनल होगा, बट अगर अल्टरनेटिंग करंट होगा तो इसका पाथ फॉर अ गिवन टाइम के बाद रिवर्स हो रहा होगा। तो हम लोगों को यही जानना है कि ये कॉइल हमारा अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस कर रहा है या डायरेक्ट। तो अभी देखते हैं। इसको जानने के लिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक सर्किट ज्वाइन कर ली। लेट हमने क्या लगाया था? रजिस्टर। उस रजिस्टर को हमने यहाँ पे लगा दिया। अब रजिस्टर को हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया। तो यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम देखेंगे बच्चों। वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हमारा कॉइल, क्योंकि रोटर कॉइल का ये वायर रोटेट हो रहा है और ये जो एक्सटर्नल सर्किट होती है हमारी वो तो स्टेशनरी होती है, तो जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगा यहाँ पे ट्विस्टिंग होगी और ये वायर ब्रेक हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पे एक स्लिप रिंग लगा लेते हैं, दैट इज़ कम्यूटेटर। तो हम यहाँ पे एक कम्यूटेटर लगा लिए। कम्यूटेटर लगाने का मतलब है बच्चों कि हमने एक, ये कह सकते हैं कि ये हमारा वायर है और इस वायर के थ्रू हमने एक एक्सेल, एक डी शेप का एक डिस्क को लगा दिया, जो डिस्क इस वायर से कंटिन्यूसली कांटेक्ट में है। अगर ये कंटिन्यूसली कांटेक्ट में होगा तो ये वायर घूमेगा, अगर ये वायर घूमता है तो डिस्क भी घूमता है। ऐसे कंडीशन पे क्योंकि ये वायर घूमेगा तो इसके साथ लगी डिस्क भी घूमेगी और उस डिस्क के साथ हम लोग एक कार्बन ब्रशेस लगाते हैं और उस कार्बन ब्रशेस के पीछे एक स्प्रिंग होती है जो उस कार्बन ब्रशेस को दबा के रखती है। सो ऐसे कंडीशन पे हम देखें क्या कि ये वायर रोटेट किया तो साथ साथ ये डिस्क भी रोटेट करेगी और ये डिस्क रोटेट करेगी और कार्बन ब्रशेस उससे कांटेक्ट में रखेगा। सो इसके डायरेक्शन हमें यहाँ पे करंट की ऐसे मिलेगी। नाउ इसी तरह का एक हम लोग कम्यूटेटर इधर भी लगा देंगे और वो कम्यूटेटर के साथ साथ कम्यूटेटर घूमेगा, वायर घूमेगी तो कम्यूटेटर भी घूमेगा और उस कम्यूटेटर को हम लोगों ने एक कार्बन ब्रशेस लगा के जिस पे एक स्प्रिंग लगी हुई है उससे ज्वाइन कर लेंगे। सो हमें यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन मिलेगी वो करंट की डायरेक्शन फिक्स हो गई।
तो हमने देखा क्या कि हमारे सर्किट में करंट की डायरेक्शन फिक्स हो गई, बट कॉइल में अभी देखना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी। अब ये डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे चेंज होगी इसको समझते हैं बच्चों। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि हमने क्या कनेक्ट कर दिया, स्टेटर कॉइल, रोटर कॉइल, एंड देयर आफ्टर अब हमें ये जानना है कि यहाँ पे एक कम्यूटेटर सिस्टम लगा हुआ है, स्टेटर कम्यूटेटर लगा रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में हमने देखा कि इस एसी जनरेटर में एक स्टेटर कॉइल होता है जो सेट करती है मैग्नेटिक फील्ड, एक रोटर कॉइल होता है जिसको मैकेनिकली हम रोटेट करवाते हैं, और उस रोटर के दोनों वायर से हम एक कम्यूटेटर को कनेक्ट करके रखे हैं दैट विल प्रोवाइड स्टेडी करंट आउटसाइड द सर्किट। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हमें ये जानना है कि यहाँ पे जो हमारी करंट प्रोड्यूस हो रही है, ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो अल्टरनेटिंग है या कांस्टेंट है। इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मान लिया जाए, अब ये कंसिडर करते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि नोट करा जाए, तो हम इसमें बता सकते हैं हाउ इट इज़ अल्टरनेटिंग, हाउ इट इज़ अल्टरनेटिंग, इस बात को जानेंगे। क्योंकि हमें जो सर्किट में बाहर करंट मिल रहा है वो करंट तो एक यूनिडायरेक्शनल है, तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि अल्टरनेटिंग है। तो अल्टरनेटिंग को डिफाइन करने के लिए लेट कंसिडर कर लेते हैं हम लोग कि ये हमारा कॉइल है, इस कॉइल को हम ऊपर से देख रहे हैं बच्चों, ये टॉप व्यू हम इस कॉइल का देख रहे हैं। तो टॉप व्यू कॉइल का देखेंगे तो ये कॉइल के हमें ये हमारा एरिया दिख रहा है। लेट अस कंसिडर दिस इज अ कॉइल, ये मैंने एक कॉइल बनाया और इस कॉइल को ऊपर से देखना शुरू करेंगे तो कॉइल का एरिया हमने कंसिडर कर लिया कि लेट द एरिया ऑफ कॉइल इज लाइक दिस, ओके, एंड वी सेट अ मैग्नेटिक फील्ड हेयर। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसिडर कर ली कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। सो अगर कॉइल ऐसा है तो कॉइल का एरिया किधर होगा, सरफेस पे नॉर्मल, दैट इज एरिया वेक्टर, ये हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगा रखा है या कॉइलिंग कर रखी है, तो हम देखेंगे इनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल कितना है, तो हम कहेंगे हेयर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो इससे जो फ्लक्स जनरेट होगा वो कितना होगा, सो द फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। अब अगर बी ए कॉस थीटा होगा तो थीटा की वैल्यू बी और ए के बीच में 0 डिग्री है, तो ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं इससे बनने वाला फ्लक्स क्या होगा, इट विल इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हुआ बच्चों, बी ए फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है। नाउ अगर हम बी ए फ्लक्स से ई एम एफ, क्योंकि ये फ्लक्स इस जगह पे क्या हो गया, बी ए, ये क्लियर पता चल रहा है। नाउ अब अगर कॉइल रोटेट होके ऐसा हो जाए तो नाउ एरिया वेक्टर इज दिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। नाउ द एंगल बिटवीन देम इज कंसिडर्ड टू बी 90 डिग्री। अब अगर हम 90 डिग्री एंगल कंसिडर कर दें तो फ्लक्स क्या हुआ, सो द फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस 90 एंड कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, सो द फ्लक्स इज कंसिडर्ड इन दिस केस विल बी 0। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कॉइल रोटेट कर रहा है फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो पहला केस हमने देखा कि जब हमारा कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये पहला पॉइंट। सेकंड देखते हैं, हमने कॉइल को ऐसे रख दिया। सो कॉइल को जब हमने ऐसे रखा है, ये कॉइल रोटेट करेगा, यहाँ पे रोटेट, टॉप व्यू देख रहे हैं, तो जैसे जैसे कॉइल रोटेट कर रहा है, मान लेते हैं ये हमने कॉइल कंसिडर कर रखा है, ये आप ऊपर से देख रहे हो। अभी कॉइल अगर ऐसा है तो एरिया वेक्टर कॉइल का इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में। जैसे जैसे कॉइल ऊपर से रोटेट करेगी एरिया वेक्टर चेंज होता जाएगा, एंगल चेंज करता जाएगा। सो हमने कहा कि यहाँ पे एंगल एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल इनके बीच में 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। सो फ्लक्स क्या मिला, फ्लक्स की वैल्यू 0। देयर आफ्टर अब हम थर्ड पॉइंट देखें कि जब थर्ड पॉइंट हमारा हुआ, सो हमने पाया कि कहाँ गया, हाँ, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस विल बी द एरिया वेक्टर। नाउ ये एरिया वेक्टर मूव होकर लेफ्ट साइड चला जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, राइट साइड। तो इनके बीच में एंगल हो गया, नाउ द एंगल विल बी 180 डिग्री एंड फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस बी ए। ओके, एंड देयर आफ्टर फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि व्हेन कॉइल विल बी लाइक दिस
एरिया वेक्टर इधर है, अब एरिया वेक्टर फिर से 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना 180, यहाँ पे एंगल 90, अब एंगल कितना मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सो एंगल इज नाउ विल बी 270 और 270 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल की वैल्यू हम लोगों ने कितनी लिखी, यहाँ पे एंगल है हमारा 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल है 180 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना हो गया 270 डिग्री और cos 270 की वैल्यू क्या होती है, तो हम कहते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, cos 270 की वैल्यू भी 0, सो फ्लक्स की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। उसके बाद फिर कॉइल रोटेट होके अपने फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आया और ओरिजिनल पोजीशन में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया, फिर से मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 360 हो गया, सो द फ्लक्स विल इक्वल्स टू BA। सो इन वन कंप्लीट रोटेशन में एक कॉइल अपनी ही एक्सिस पे एक बार रोटेट किया, सो द फ्लक्स चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ टाइम। और अगर थीटा के साथ रिलेशन देखा जाए तो थीटा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और 360 पे हमने देखा कि फ्लक्स चेंजेस हो रहे हैं। नाउ अब अगर फ्लक्स चेंज हुआ है तो EMF के फॉर्मूले से देखा जाए तो EMF भी चेंज हो जाएगा। और अगर हम कह लें कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख ले, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख ले, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख ले, थीटा की वैल्यू 270 रख ले और थीटा की वैल्यू 360 रख ले, तो इस इक्वेशन में हम देखेंगे करंट के लिए ओमेगा टी के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने देखा था ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी, सो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, तो ओमेगा टी के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगी टी टाइम, कब, जब कॉइल 0 एंगल बना रहा था। तो ऐसे कंडीशन पे अगर थीटा से रिलेशन देखा जाए तो करंट एट थीटा इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं ओमेगा टी को रिप्लेस करा जाए, तो अगर ओमेगा टी को रिप्लेस करते हैं हम किससे, थीटा से, तो नाउ द रिलेशन विथ थीटा, तो हम कह सकते हैं आई एट 0 डिग्री व्हेन एंगल इज 0 डिग्री विल इक्वल्स टू आई नॉट साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, सो द करंट विल बी 0। इसका मतलब इससे आने वाला जो करंट है वो क्या है 0, इस वायर से आने वाले करंट को हम 0 कंसिडर करें। नाउ अब अगर हम कह लें कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, सो द करंट एट 90 डिग्री व्हेन द कॉइल मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड, सो इट विल बी इक्वल्स टू आई नॉट मैक्सिमम करंट। अब हमने कह लिया कि मान लिया जाए इस कॉइल से करंट की डायरेक्शन हमने इस वाले वायर से नीचे कंसिडर करी है, तो ये ऐसे सर्किट से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ओके, करंट कैसा हो गया आई नॉट। नाउ अब जैसे ही हमारा एंगल 180 हुआ, साइन 180 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, सो द करंट एट 180 विल ऑल्सो कंसिडर टू बी 0। एंड देयर आफ्टर फिर से बैक आते हैं कि जब हमारा एंगल 270 होता है तो साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है, तो हम कहेंगे -1, इट मीन्स द करंट विल इक्वल्स टू माइनस आई नॉट। और माइनस आई नॉट होने का मतलब कि डायरेक्शन ऑफ करंट इस कॉइल में 90 डिग्री पे किधर था, इस वाले वायर में कम्यूटेटर नंबर 1 में देखा जाए तो डाउनवर्ड करंट है और कम्यूटेटर नंबर 2 में अपवर्ड करंट है, तो ये रिवर्स हो जाएगा। अब कैसा हो जाएगा, इसमें अपवर्ड और इसमें डाउनवर्ड करंट हो जाएगा। देयर आफ्टर जैसे ही हम देखें 360 डिग्री एंगल बनाता है, तो एट 360 डिग्री what will be the value of sin 360 is equals to 0, so the current will be 0। तो हमने ऑब्जर्व किया with different orientation of coil with magnetic field, when the theta is 0 degree, when theta is 90 degree, the value of current changes constantly, and it not changes the value, it also change the direction, so the current is considered to be alternating। तो अगर इसके बेसिस पे अब हम अगर डायग्राम बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने अभी पाया है बच्चों कि हमने ये नोट कर रखा है, हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो हम थीटा को रिप्रेजेंट कर ले, तो थीटा के बेसिस पे देखा जाए तो अभी हम लोगों ने करंट, क्योंकि करंट अगर 0 मिल रहा है तो वोल्टेज भी 0 है, तो ऐसे कंडीशन पे करंट या वोल्टेज को रिप्रेजेंट करें तो हम ये कह सकते हैं दिस इज 0 डिग्री, दिस इज कंसिडर्ड एज 180 डिग्री एंड दिस इज कंसिडर्ड एज 360 डिग्री, there is 90 degree and there will be 270, so this is 0 degree angle, this is 90 degree angle and this is 180 degree angle, then 270,
देन 360। तो ये हमने एंगल कंसिडर कर रखा है थीटा की वैल्यू। तो अभी पाया कि करंट एट 0 डिग्री क्या था, 0। एट 90 डिग्री द करंट विल बी मैक्सिमम एंड द वैल्यू मैक्सिमम करंट विल बी, हम लोगों को मैक्सिमम करंट कहाँ मिलेगा, तो हम कहेंगे मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी है, आई नॉट इज इक्वल्स टू NAB ओमेगा अपॉन R। तो इसको हम लोगों ने आई नॉट कह लिया। नाउ 180 पे देखें तो करंट क्या हो गया था, 0 पीछे की कंडीशन पे। फिर 270 पे देखें तो इसी करंट की वैल्यू नेगेटिव हो गई थी, सो इट विल बी माइनस आई नॉट। सो हम यहाँ से ज्वाइन करें तो ये हम कह सकते हैं दिस विल बी, ये ज्वाइन करने के बाद माइनस आई नॉट मिला। अब अगर 360 पे देखें तो इट विल बी बैक टू 0। तो हमने देखा कि ये हमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट मिल रही है व्हेन कॉइल रोटेट विथ सम एंगल। नाउ ये तो हमने थीटा से रिलेशन ले लिया। अब कहेंगे 360 में 1 कंप्लीट रोटेशन हो जा रहा है एंड इट विल टेक टाइम t। सो 180 में कितना, तो हम कहेंगे इट विल बी इक्वल्स टू t/2। सो 90 में कितना, इट विल इक्वल्स टू t/4। सो इसी रिलेशन को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में बताना चाहें तो 90 के जगह पे क्या रखेंगे, t/4, then 2t/4 that is t/2, then 3t/4 and then 4t/4 that is t. Now this relation will come out in terms of time. तो हमने देखा टाइम के साथ हमारे ग्राफ ऐसे हुए। तो अब क्या हमारा ये ग्राफ अगर बनाया जाए तो ये होगा। तो हमने कहा कि ऐसा देखते हैं कि इस तरह का ग्राफ होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए मान लिया जाए हम ये कह सकते हैं व्हाट इज दिस, इट इज 90 डिग्री, दैट विल बी कंसिडर्ड π/2। व्हाट इज दिस, इट इज 180 डिग्री, दैट इज पाई, एंड दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी 3π/2 दैट इज 270 एंड नाउ इट विल बी 2π। तो हम एंगल के टर्म्स में लिख रखे हैं और इन टर्म्स ऑफ टाइम भी रख रखा है। ओके, नाउ अब देखते हैं साइन की कंडीशन। तो साइन थीटा एंड इट्स वैल्यू। तो साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री पे वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 डिग्री पे वैल्यू होती है √3/2 एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी 1। और इसको हम 0 कह सकते हैं, इसको 0.5 कह सकते हैं, इसको 0.85 कह सकते हैं और इसको 1 कह सकते हैं। नाउ अब देखा जाए कि यहाँ पे है 0 डिग्री और यहाँ पे है 90 डिग्री, तो इसके 3 पार्ट कर ले तो हम ये कह सकते हैं दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहे कि देयर विल बी द करंट विल बी मैक्सिमम दैट इज आई नॉट। यहाँ पे 1 आया था, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो करंट की वैल्यू एंगल से कितनी हो जाएगी, तो आई नॉट इंटू 0 विल बी 0। यहाँ पे 0.5 टाइम्स ऑफ आई नॉट हो जाएगी, यहाँ पे 0.85 टाइम्स ऑफ आई नॉट हो जाएगी एंड देयर यहाँ पे इट विल बी आई नॉट। सो यहाँ से 0 और 30 डिग्री के बीच में आई नॉट कितना चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे 0.5 टाइम्स चेंज हो रहा है। फिर 30 और 60 के बीच में ये देखना है हमें 0.5 और 0.85, तो कितना चेंज हुआ, तो इट विल चेंज 0.35 एंड देयर आफ्टर 30, 60 और 90 के बीच में जो चेंजेज हो रहे हैं वो कितना 0.85 से 1 हुआ, तो इसका मतलब 0.15 चेंज हुआ। तो पहले 30 डिग्री में वो 1/2 चेंज हो रहा है दैट इज 0.5, देन अगले 30 डिग्री में वो 0.35 चेंज हो रहा है एंड देन अगले 30 डिग्री में वो 0.15 चेंज हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आई नॉट है, तो आई नॉट बाई 2 यहाँ होगा, तो हम कहेंगे एट 60 डिग्री इट विल बी विल बी एट हेयर 30 डिग्री पे। यहाँ पे अगर 30 डिग्री एंगल रख लें तो 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू यहाँ पे पहुँचेगी। देयर आफ्टर कितना चेंज हुआ, 0.5, यहाँ से यहाँ तक 1 था, आधा कितना हो जाएगा 0.5। देयर आफ्टर अगले 60 पे वो कितना चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे इसके बीच में 0.5 है, तो इसके बीच में 0.25 है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 0.5, तो यहाँ से यहाँ तक फिर से 0.5, ये पूरा 1 आधा, तो आधा में आधा को क्या कह सकते हैं 0.5 कह सकते हैं। अब उस 0.5 का आधा क्या होगा, दैट विल इक्वल्स टू 2.5, लेकिन इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 0.35। इसका मतलब इनके बीच की जो आधा वैल्यू है उससे ज़्यादा हमारी 60 डिग्री पे वैल्यू आ जाएगी। तो हमने रिकॉर्ड किया कि 60 डिग्री पे यहाँ से यहाँ तक 0.5 टाइम्स ऑफ आई नॉट, यहाँ से यहाँ तक
0.35 टाइम्स ऑफ आई नॉट एंड देन 0.15 टाइम्स ऑफ आई नॉट। तो हमारा जो कर्व होगा वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 0 से 90 के बीच में साइन का कर्व ऐसा हो रहा है तो देन यहाँ पे भी कर्व हमारा ऐसा होना चाहिए। सिमिलरली इधर भी कर्व हमारा सिमेट्रिक रिलेशन से ऐसा एंड देयर आफ्टर ऐसा। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये साइन का कर्व हमें कैसा मिल गया ये। तो इस तरीके से हम लोग वोल्टेज और करंट को देखें क्या कि इट विल चेंज कंटिन्यूसली विथ टाइम and the graph of alternating voltage and current comes to be like this. So ये हम लोगों ने पाया बच्चों कि with use of AC generator how we can produce alternating source of EMF and current, as well as हमने ये भी देखा कि ग्राफ कैसा हो रहा है। तो हमने पाया ग्राफ will be always continuous and it is not triangular, it is sinusoidal। इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे? It is sinusoidal ग्राफ। तो ग्राफ हमने जो पाया है वो कैसा है? साइनोसोडियल। तो ये हमने नोट कर रखा है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है? आई मैक्सिमम है और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या है? माइनस आई नॉट और यहाँ पे आई नॉट। तो ये हम लोगों ने एसी जनरेटर के बारे में जाना। अब अगर हम चाहें तो इस एसी जनरेटर में और भी चेंजेस कर सकते हैं। और वो चेंजेस कैसे कर सकते हैं कि हम इसमें एक कॉइल के जगह पे 3 कॉइल लगा दें। तो अभी हमारा एसी जनरेटर जो है वो सिंगल फेज़ है। अगर हम यहाँ पे दो वायर निकले हुए हैं, अगर हम चाहे तो इसमें 2 कॉइल लगा दें। अगर 2 कॉइल लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? एक कॉइल हमने ऐसे लगाया है तो दूसरे कॉइल को ऐसे लगा दिए। तो एक कॉइल के कारण कितने वायर? 2 वायर। तो 2 कॉइल के कारण कितने वायर? 4 वायर। सो ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं दिस इज़ अ 2 फेज ट्रांसफॉर्म एसी जनरेटर। और अगर हम इसी में 3 फेज लगा दें तो 3 फेज, अगर इसका 3 फेज बना ले तो हम कहेंगे पहला कॉइल हमारा ऐसे होगा। 3 फेज मीन्स तीनों कॉइल को सिमेट्रिकली एक दूसरे से अरेंज करना है ताकि ज़्यादा आउटपुट मिल सके। तो हम कह सकते हैं कि पहला कॉइल अगर ऐसे है तो दूसरा कॉइल 180 पे होगा, 120 पे होगा और तीसरा कॉइल हमारा 270 पे होगा। तो हम ये कह सकते हैं देयर विल बी 3 कॉइल विच इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड एज वी रोटेट दिस कॉइल, हम जब रोटेट करेंगे इस कॉइल को तो इन सारे कॉइल से हमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करंट मिलेगा और उस इंड्यूस्ड करंट को हम पा सकते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड 3 फेज जनरेटर। अब इस 3 फेज में हम करते क्या हैं कि ये 3 फेज में हमारे पास टोटल कितने वायर हो गए? 6 वायर हो गए। तो ये 3 वायर हम लोग अपने घर के लिए ले लेते हैं और इन 3 वायर्स को हम लोग पावर स्टेशन पे अर्थिंग कर देते हैं। तो ये हमारे घर में आया और इस घर में हम लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया और अलग तरीके से यूज़ करके नाउ इट विल रिटर्न बैक टू द ग्राउंड, सो इट विल कंप्लीट इट्स प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 फेज जनरेटर भी देख सकते हैं। 3 फेज जनरेटर अगर होगा तो पहला फेज अगर हमारा बना हुआ है ऐसा, तो दूसरा फेज कहाँ से बनना है? तो हम कहेंगे 120 से बनना है। और 120 कहाँ होगा? तो ये इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो पहला पार्ट यहाँ, दूसरा पार्ट यहाँ। तो दूसरा जो वेव्स बनेगा वो ऐसा बनेगा। सिमिलरली जो तीसरा वेव बनेगा वो ऐसा बनेगा। सो हमारे पास हमने देखा क्या कि दिस इज़ द साइन वेव्स ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ एसी जनरेटर को ही स्टडी करेंगे, बट ऐसे 3 फेज जनरेटर भी बनाए जा सकते हैं। 3 फेज जनरेटर से हम देखेंगे क्या करंट जल्दी चेंजेज होगी। चेंजेज जो हमें मिल रहा है वो कैसा है? अभी जो इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हमें ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिलेबस में सिर्फ क्या पढ़ना है? सिंगल फेज कॉइल। ठीक है, तो सिंगल फेज कॉइल की स्टडी हम लोगों ने कर ली और ये पाया कि कैसे इससे अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया, तो इसको अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने ये जाना कि हमें अल्टरनेटिंग करंट की ज़रूरत थी, हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, तो वो अल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस करा जाए। तो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया बच्चों? अल्टरनेटिंग जनरेटर। अब आगे की क्लास में हम लोग इस अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट के बीच में कंपैरिजन करेंगे और डिफरेंट पैरामीटर्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।